अरे ये क्या अम्मा, अगर आप इतनी चुस्त और दुरुस्त थी तो फिर छोटे ने मुझे कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाया? उसने कहा कि आपकी तबीयत गंभीर रूप से खराब है। अरे उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे कहा था कि वो तुम सबसे झूठ बोले ताकि तुम सब लोग यहाँ पर आ पाओ। क्या? हाँ, अगर मैं तुम सबको यूं ही अपने पास आकर कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए कहती तो तुम सब 100 बहाने बनाते और अपने व्यस्त जीवन में यूं ही उलझे हुए रहते। पर अब आ गए हो ना, तो पूरा महीना ना सही पर कम से कम आधा महीना तो रुक कर ही जाना। वैसे भी मैं और वेदे ही अकेले रहकर बड़े उब चुके हैं। मनमोहन भी दिन भर अपनी दुकान पर ही रहता है और हम दोनों सास बहू घर में अकेली रहती हैं। ठीक है अम्मा, अगर आप इतना दिल से चाहती हो तो हम सब यहाँ पर रुक जाते हैं। लेकिन अम्मा, अगर आप हमें यूं ही रुकने के लिए भी बुलाती ना तो भी हम खुशी खुशी आ जाते। क्यों पापा? हाँ अम्मा। हाँ हाँ, पता है, सब जानती हूँ मैं। चल टिंकू बेटा, जल्दी से अंदर चल। तेरी ताई जी ने तेरे पसंद के सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, और आज तो मैं तुझे वो अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे वाह, क्या अम्मा, सारा प्यार बस आप अपने पोते पर ही बरसाओगी क्या? या फिर मेरे लिए भी कुछ बचा के रखा है? अरे चुप कर तू। तुझसे ज्यादा तो मैं अपने पोते टिंकू से ही प्यार करती हूँ, और अब तो अपनी पोता बहू प्रीति से भी करूंगी। आ ना बेटा, तू ऐसे पीछे क्यों खड़ी है? फिर सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और वो लोग खूब बातचीत करते हैं। अरे रहने दो प्रीति बेटा, मैं कर लूंगी। ओफो ताई जी, मेरे होते हुए आप काम कैसे कर सकती हो? चलिए, बैठ जाइए आप। लेकिन बेटा, रोज तो आप अम्मा और चाचू का इतना ध्यान रखती ही हो ना, इसलिए चलिए। अब जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आपकी छुट्टी है, और मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अम्मा, देखिए ना आपकी पोता बहू को। प्लीज ताई जी, मुझे करने दीजिए ना काम। मुझे आप सबके लिए ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि पूरा परिवार पहली बार मेरी नजरों के सामने साथ आया है। इतनी अच्छी है रे तू। आते ही सबके साथ कितनी घुल मिल गई। मुझे तो लगा था कि शहर की बहुएं कामचोर और बदतमीज होती हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे से मैं तुझे देख रही हूँ। तू तो वाकई में अलग है। धन्यवाद अम्मा। अरे आपने केवल 1 घंटा ही देखा है, इसलिए ऐसा कह रही हो आप, वरना ये तो एक नंबर की बदतमीज और बददिमाग लड़की है। अरे कहीं तो अपना परिचय तो नहीं दे रही ना? ये आप क्या कह रही हो अम्मा? और तू प्रीति, तू ऐसे दांत दिखाकर खीखी क्यों कर रही है? जरा अपनी हद में रह। अरे उसे क्या सुना रही है तू? और प्रीति बेटा, तू इसकी बातों पर हंसना बंद मत कर। दिल खोलकर हंस। और तू मेनका, तू तो चुप ही रहे। अरे ये क्या माँ जी, आपने तो कहा था कि आपका और अम्मा का बॉन्ड काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ आने पर तो मुझे कुछ और ही पिक्चर दिख रही है। आखिर क्या माजरा है? अरे इसका और मेरा नाता कभी अच्छा नहीं था, और ना ही कभी हो सकता है। जीवन भर इसने आलस, कामचोरी, बदतमीजी और कलेश की सिवा और कुछ भी नहीं किया है। क्या? हाँ बेटा, सच कह रही हूं मैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये कहीं अपना परिचय तो नहीं दे रही, क्योंकि प्रीति भले ही 1 घंटे से यहाँ आई है, लेकिन इतने कम समय में ही इसने सबके साथ इतने अच्छे से बर्ताव किया है। लेकिन तूने तो मुझसे आज तक कभी ठीक से बात तक नहीं की, ना ही अपनी जेठानी वैदेही के साथ कभी ठीक से पेश आई है तू। बस कीजिए अम्मा, आप ऐसी झूठी बातें क्यों बना रही हो? झूठी नहीं, सब कुछ सच है ये। अरे जब जब मैं तुझे फोन करती हूँ तब तब तो बाथरूम में ही पड़ी रहती है। अरे तो कमरे की जगह बाथरूम में ही रहती है क्या? या फिर साफ साफ ही कह देना कि तुझे मुझसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे आज तक तुझ में बसी हुई बुराई खत्म ही नहीं हुई है। आज भी तू वैसी ही टेढ़ी की टेढ़ी ही है। पर अब तो सुधर जा। अब तेरी बहू आ चुकी है, और मैं तो कहूंगी कि कुछ सीख प्रीति से। वो दिल से कर रही है या दिखावे के लिए, लेकिन कर तो रही है ना। लेकिन तूने कभी कुछ नहीं किया है। अरे ये बेचारी वैदेही तो तब भी करती थी और आज भी करती है।
और इसके बावजूद भी तू आज तक इससे जलती आ रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरी चहेती है और रहेगी भी क्यों नहीं। अरे आज तक तूने कोई अच्छा काम किया है क्या जो मेरे मन में तेरे लिए अच्छे ख्याल आए? अम्मा के मुंह से ये सारा भाषण सुनकर मेनका को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, तो इसलिए पापा जी हमेशा माँ जी की बातों को कवर करते हुए हंसते रहते हैं। माँ जी ने हमेशा इतनी बड़ी बड़ी बातें की और उनके बारे में उनके ससुराल में कोई भी अच्छा नहीं सोचता। वही मैं सोचूं, जो औरत मेरे साथ इतनी बुरी तरह से पेश आती है उसके बारे में सब इतना अच्छा कैसे बोल सकते हैं भला। अब अपने ससुराल में आकर भी मेनका यूं मुंह फुलाकर ही बैठी रहती है। वही प्रीति सबके साथ अच्छी तरह से पेश आकर सभी कामों में हाथ बटाती है और 2 से 3 दिनों में ही वो अम्मा की चहेती बन जाती है। फिर एक रोज, अरे ये क्या माँ जी, आपने मेरे ये मॉडर्न कपड़े कचरे में क्यों फेंक दिए? क्योंकि ये गांव है अम्मा, और वो मेरी बेवकूफ जेठानी बेदे ही पहले ही मेरे खिलाफ है। और अब तू ऐसे अभद्र मॉडर्न कपड़े पहनेगी तो वो लोग मेरे साथ तुझे भी नाम रखेंगे, और इसीलिए मैंने तेरे सारे मॉडर्न कपड़े कचरे में फेंक दिए। ठीक है ना, तो मैंने भी तेरी सारी महंगी साड़ियाँ कचरे में फेंक दी है। खुश ना? क्यों? ये आपने क्या कर दिया अम्मा? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? वो सारी साड़ियाँ कितनी महंगी थी। हाय राम, अब मैं क्या करूंगी? क्यों? जैसे तेरे कपड़े तेरे लिए कीमती हैं, अनमोल है, वैसे ही प्रीति के लिए भी उसके सारे कपड़े कीमती थे ना। लेकिन नहीं, तूने उसके अनुमति के बिना उसके सारे कपड़े फेंक दिए। इसीलिए मैंने भी तेरी अनुमति लिए बिना ही तेरी सारी महंगी साड़ियाँ कचरे में फेंक दी। लेकिन अम्मा, मैंने गलत थोड़ी ना किया है। अब ये ऐसे फालतू के कपड़े गांव जैसी जगह पर कैसे पहन सकती हैं? और अगर पहनेंगी तो लोग क्या कहेंगे? और हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। अरे हमारे परिवार की बदनामी तो पहले ही हो चुकी है, जब तू गलती से इस घर में घर की छोटी बहू बनकर आई थी। लेकिन तब शादी हो चुकी थी, इसलिए ना चाहकर भी मुझे तुझ जैसी नालायक को झेलना पड़ा। अम्मा, और रही बात प्रीति के कपड़ों की, तो एक व्यक्ति का स्वभाव ही दर्शाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, ना कि उसके कपड़े। और प्रीति बेटा, ये पैसे रख और गांव के बाहर जो शहर का रास्ता है वहां पर एक बढ़िया सी मार्केट है, तो वहां जाकर अपने लिए मॉडर्न कपड़े खरीद ले और जितना जी करे उतने मॉडर्न कपड़े पहन। जरा गांव वालों को भी तो पता चले कि अम्मा के पोता बहू कितनी स्टाइल वाली है। क्यों? सही कहा ना मैंने? ठीक है अम्मा, थैंक यू सो मच। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। देखिए अम्मा, मैं मानती हूँ कि मैंने आपके साथ और भाभी के साथ कभी अच्छे से बर्ताव नहीं किया है, लेकिन उसकी सजा के तौर पर आप मुझे मेरी बहू के सामने बात बात पर जलील मत किया करो ना, क्योंकि ऐसे तो मैं उसकी नजरों में पूरी तरह गिर जाऊंगी और उसके बाद वो मुझे कभी इज्जत नहीं देगी। फिर ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था मेनका, क्योंकि अम्मा अब जो कुछ भी कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही है। अरे तुम उसी लायक हो। और नहीं तो क्या, जीवन भर इतने कुकर्म किए, पर अब तू ये चाहती है कि हम सब तेरे साथ अच्छे से व्यवहार करें। और मेनका, अब भी वक्त गया नहीं है, अब भी तुम सुधर सकती हो। लेकिन नहीं, तुम में तो जरा भी बदलाव नहीं आया है, जैसी थी वैसी ही हो अब भी। सुधरना तो दूर की बात है, तुम तो सुधरने के बारे में सोचती भी नहीं हो। फिर तुम जैसी औरत के साथ कोई ठीक से बात कैसे कर सकता है? वैदेही और अम्मा के इन तानों से मेनका का खून खोल उठता है, लेकिन वो उस पर बहुत कंट्रोल करती है। फिर एक दिन जब सभी लोग 2 दिनों के लिए पास के पहाड़ी गांव पर दर्शन करने और घूमने जाने वाले होते हैं, तभी चलो, मैं तो सबसे पहले तैयार हो गई हूँ, अब आप सब भी तैयार हो जाइए और फिर हम सब साथ में चलेंगे। मैं तो अपने इस सुंदर लुक से सारी गांव वाली गंवार औरतों को आज खूब जलाऊंगी, और इस गांव की औरतें तो मुझ जैसी शहर वाली के सामने कुछ भी नहीं है। अरे ओ चुड़ैल, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे। और हाँ, हम सब जा रहे हैं,
लेकिन तू हमारे साथ नहीं आ रही। क्या? लेकिन क्यों अम्मा? क्यों? क्योंकि आज सुबह ही मैंने तेरे बारे में सब कुछ सुना है कि कैसे तूने हमारी पड़ोस की जमुना के पास जाकर हमारी और अपने पोता बहू प्रीति के बारे में भर भर कर बुराई की है। और अब तो तू यहाँ पर बुराइयां ही करती बैठ। हम चले घूमने। क्या? सब तैयार होकर निकल जाते हैं और अम्मा जबरदस्ती मेनका को घर में बंद कर देती हैं। ये क्या अम्मा? मैं यहाँ पर इतना मेकअप करके बैठी हूँ, इतनी खुश हूँ घूमने के लिए। प्लीज मेरी भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ मत कीजिए ना। मुझे भी ले चलिए अपने साथ। अरे इतनी भी पापी नहीं हूं मैं। क्यों? अब बुलाना अपनी सहेली जमुना को और कह दे उसे ताला खोलने के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ से जा रहे हैं। चल प्रीति बेटा। रुक जाओ प्रीति, सुनो तो। सॉरी माँ जी, मैं तो अब अम्मा और ताई जी की टीम में हूँ, इसीलिए बाय बाय। आप यहाँ बैठकर एंजॉय कीजिए। हे भगवान, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? फिर वह सभी लोग घूमने जाते हैं, लेकिन मेनका घर पर ही पड़ी रहती है और वो घर के बाहर निकल ही नहीं पाती। फिर ऐसे ही एक दिन जब वैदेही सबके लिए खीर बनाती है, तभी अरे मेनका, तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? चलो, सब साथ में खाना खा रहे हैं और मैंने तो आज खीर बनाई है। आओ साथ में खाते हैं। अरे दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे कुछ भी नहीं खाना और आपके हाथ की ये सड़ी हुई खीर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खानी, क्योंकि आप निहायत ही बेस्वाद और बुरा खाना बनाती हो। इसीलिए आपका खाना आपको ही मुबारक हो। अरे वैदेही बहू, तू उस पनौती के पीछे क्यों लगी हुई है? और इससे अच्छे मुंह से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कुतिया है जिसकी दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अरे कभी सुधरने नहीं वाली है। एक काम कर, जितना भी खाना बचेगा वो सब गली मोहल्ले में बांट देना, और आज घर में एक भी पकवान बचना नहीं चाहिए। ये अपना खाना खुद ही बनाकर खाएगी। क्या? ये आप क्या कह रही हो अम्मा? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अरे तू तो बड़ा ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती है ना, तो तू हमारा ये सड़ा और बेस्वाद खाना क्यों खाएगी भला? खुद ही बनाकर खा ले। अरे लेकिन अब अम्मा और वैदेही के साथ साथ प्रीति भी लगे हाथ मेनका की बैंड बजाने लगती है, जिस कारण वो पूरी तरह तंग आ जाती है। ऐसे ही एक रोज ताई जी, चाचू सुबह निकलते हैं और रात को देर से घर लौटते हैं। वो तो घर पर रुकते ही नहीं, इसीलिए मैं तो उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाई हूँ। और अब तो हमारा कल परसों जाने का समय भी आ गया है। देवर जी ऐसे ही हैं, वो अपने काम में ही मगन रहते हैं, लेकिन वो तुमसे और नीरज से जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो कल घर पर ही रुकने वाले हैं। चलो अच्छा है। वैसे आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप तो सच में बहुत अच्छी हो ताई जी। काश ताऊ जी और आपके बेटे भी होते तो ये परिवार पूरा हो जाता। कोई बात नहीं प्रीति, पर तुम सब तो हो ना। हाँ ताई जी, बिल्कुल। तभी वहां पर मेनका आती है। अगर तुम दोनों की बातचीत हो गई हो तो मुझे मेरी साड़ी इस्त्री करके दे दे। मुझे जरा बाहर जाना है। नहीं मेनका, प्रीति तुम्हारी साड़ी इस्त्री नहीं करेगी। क्यों? प्रीति मेरी बहू है और वो क्या करेगी और क्या नहीं, वो तय करने वाली अब कोई नहीं होती भाभी। माना कि वो तुम्हारी बहू है, लेकिन मैं भी उसकी ताई सास हूँ और घर की बड़ी होने के नाते इससे पहले मेरी बात माननी होगी। और इस समय मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये कोई भी काम करे और मेरे साथ यहाँ बैठकर गप्पे मारे। इसीलिए तुम जाओ और अपना काम खुद करो। आज तो सच में हद ही हो गई। आपने सुना नहीं क्या माँ जी कि ताई जी ने आपसे क्या कहा? ले चली जाइए यहाँ से और हमें गप्पे मारने दीजिए, और आप हम दोनों की बातें मत सुनिए। मेनका गुस्से में वहां से चली जाती है और देखते ही देखते गांव से शहर जाने का दिन आ जाता है। चलो, तो आखिरकार मैं शहर जा रही हूँ, इन जहरीले लोगों से दूर। कितनी अजीब बातें करती हो आप माँ जी। पहले जहर तो आपने उगला और अब दूसरों को जहरीला कह रही हो। वैसे जो भी हो, अब तो मैं आपके तानों से मुक्त हो चुकी हूँ।
मैं आदर्श बहू हूँ या नहीं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ, यहाँ आकर मुझे इतना जरूर पता चला है कि मैं आपसे तो कई गुना ज्यादा अच्छी हूँ। इसीलिए अब आपके पास अपनी अच्छाई करने का और मेरी बुराई करने का कोई कारण ही नहीं बचा। अब मजा आएगा ना भिड़ू। इसे लेकर यहाँ गांव में आकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी और इस तरह मेनका अपना सर पकड़कर बुरी तरह पछताती रह जाती है। ये आप क्या कह रहे हो? और वो आपसे झूठ क्यों बोलेगी भला? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कहना चाह रहे हो यश। वो मुझे उस दिन रुचिता ने कहा था कि माँ जी को। इससे पहले कि यश कुछ और कहता, रुचिता के फोन की बैटरी डेड हो जाती है और उनकी बात वही रुक जाती है। हेलो भाभी। हेलो। ओफो, शायद उनका फोन बंद हो गया। पता नहीं यश क्या बोल रहा था। माँ को पेट में इन्फेक्शन। मुझे इस बारे में रुचिता से बात करनी पड़ेगी। उठने दो उसे, फिर बताती हूँ मैं उसे। फिर बाद में जब रुचिता सोकर उठती है तभी नेहा उससे इस विषय पर बातचीत करती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? भाभी और यश के सामने तो सारा सच आ चुका है। अरे दही जमानी है तो कटोरे में जमाना, अपने मुंह में क्यों जमा बेटी है? अब कुछ बोलेगी भी? नेहा कुछ पूछ रही है तुझसे। क्या कहा था तूने जमाईसा को? हाँ रुचिता, यश कह रहा था कि माँ को पेट में इन्फेक्शन हुआ है। हाँ जानती हूँ भाभी, मैंने ही उसे ऐसा कहा था, लेकिन उस बुद्धू ने पूरी बात सुनी ही नहीं होगी ठीक से। काम में ध्यान होगा ना उसका, शायद इसीलिए उसने गलत सुना होगा। यूं पहेलियां मत बनाओ रुचिता, पूरी बात बताओ कि आखिर तुमने उसे क्या बताया है। अरे भाभी, अब इसमें कैसी पहेली भला? आप लोग ना खामखा बात को पढ़ा रहे हो। वो दरअसल 3 दिन पहले जब रात में अचानक से माँ को पेट में दर्द हो रहा था, तभी मुझे यश का कॉल आया था और उसी दौरान मैंने उसे कह दिया कि माँ को पेट में काफी दर्द हो रहा है और अगर ये दर्द नहीं रुका तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, क्योंकि आजकल पेट में सबको बहुत इन्फेक्शन हो रहा है। बारिश के दिन चल रहे हैं ना, खाने में भी कुछ भी आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भाभी, ऊपर से मैंने उसे ये भी कह दिया था कि हमारी पड़ोस की रचना काकी को पेट में इन्फेक्शन हो गया है और इन सब बातों में उसे यही लगा होगा कि माँ को इन्फेक्शन हुआ है। उसने ठीक से मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं होगी और गलत फहमी के कारण उसके मुंह से ऐसा निकल गया। लेकिन अब तो आप समझ गए ना? हाँ रुचिता, हम समझ गए। अरे तू ही बेवकूफ है, जो भी उसे कहना था वो ठीक से कहती ना। तो यहाँ मैं अच्छी भली हूँ और वो वहां पर मुझे इन्फेक्शन हुआ है ऐसा बोल रहा है, और अगर कुछ भी ना होते हुए मुझे अगर कुछ हो गया तब क्या करूंगी मैं? सॉरी माँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और तेरी ये सॉरी, थक गई हूं मैं तुझे समझा समझा कर, बेवकूफ कहीं की। हे भगवान, यहाँ तो मैंने इन दोनों को संभाल लिया और इनका शक यही मिट गया, लेकिन अब मुझे अपने पति को भी बोतल में उतारना है और उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर जब रुचिता यश को कॉल करती है तभी, अच्छा हुआ जो तुमने कॉल किया। अब तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? नेहा भाभी तो ये कह रही थी कि माँ जी बिल्कुल ठीक है और तुम बोल रही हो कि उनकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए तुम्हारा मायके में रहना बेहद जरूरी है। अरे हाँ बाबा, सब बताती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन पहले मुझे बात तो करने दो। दरअसल टेंशन और काम के चक्कर में मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गई कि भाभी अपने मायके गई थी, क्योंकि उनके कजिन की शादी थी और उसी बीच माँ की भी तबीयत बिगड़ी थी और भाभी तो आज आई है ना, और आते ही उन्होंने तुमसे बात कर ली, इसीलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब हमने उन्हें सब बता दिया है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन तुम लोगों ने भाभी को कुछ भी क्यों नहीं बताया? वो माँ ने ही मना किया था बाबा।
क्योंकि वो अगर माँ की तबीयत के बारे में सुनती तो वहाँ के सारे फंक्शन वगैरह छोड़कर भागी दौड़ी आ जाती। इसीलिए हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब सब कुछ एकदम ठीक है। बस माँ कह रही है कि तू यहाँ पर और थोड़े दिन रुक जा और जब जमाईसा आएंगे तभी चली जाना। अब उन्हें मेरे होने से और अच्छा लग रहा है। कह रही थी कि घर में एक अलग ही रौनक बनी रहती है। चलो अच्छा है कि माँ जी की तबीयत अब ठीक है और तुम भी थोड़े दिन और रुक जाओ। वैसे भी अब तो बस थोड़े ही दिनों की बात है, फिर उसके बाद मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। हाँ यश, जल्दी आना। इस तरह से रुचिता जैसे तैसे सारा मामला संभाल लेती है। समय यूं ही गुजरता जाता है और ऐसे ही एक रोज, अरे भाभी, आप कहाँ पर जा रही हो? वो भी इतना बड़ा बैग लेकर? मैं मायके जा रही हूँ रुचिता। क्या? लेकिन आप अगर मायके जाओगी तो यहाँ पर सब कुछ कौन संभालेगा? तू है ना, तो तू ही सब कुछ संभालेगी। क्या? हाँ, नेहा की बहन की सगाई है, इसीलिए 2 दिनों के लिए वो मायके जा रही है और अब तू भी यहाँ पर है, इसीलिए मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। जैसे तैसे करके तू सारे काम तो संभाल ही लेगी। लेकिन माँ, मैं अकेले आप सबको कैसे संभालूंगी? देखो रुचिता, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी ना, बस तब तक संभाल लेना। वैसे माँ जी तो यहीं पर है, तो वो तुम्हें सब कुछ बताया करेगी, तो तुम भी उनके हिसाब से कर लेना। चलिए माँ जी, आती हूँ मैं। बाय बाय रुचिता। फिर नेहा अपने मायके चली जाती है और अब रुचिता को ना चाहकर भी घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। मेरी किस्मत भी किसी ड्रामा से कम नहीं है। जो झूठ मैंने एक नाटक के तौर पर इस्तेमाल किया वही असल में हो गया। भाभी तो अब सच में 2 दिनों के लिए अपने मायके चली गई, वो भी अपनी बहन की सगाई के लिए। सच कहते हैं लोग कि जो बात हम बार बार बोलते हैं वही असल में होती है, इसीलिए हमें हर वक्त अच्छा ही बोलना चाहिए। खैर, अब ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारा काम तो अब मुझे ही करना पड़ेगा। अरे क्या बड़बड़ किए जा रही है तू? कुछ भी तो नहीं माँ, मैं तो बस काम ही कर रही हूँ। आप ये बताओ कि मसालों का डब्बा कहाँ पर रखा है भाभी ने, और मैं सबके लिए कितनी रोटियां बनाऊं? सबके लिए 2-2 रोटियां ही बना, और आर्यन के लिए छोटी छोटी 2 रोटी बना, और वो रहा मसालों का डब्बा। ठीक है माँ, वैसे आप भी एक काम करो ना, आप यहीं पर रुक जाओ और काम करने में मेरी मदद करो ना, और ये सब्जी भी आप ही बना दो, क्योंकि अगर आप मेरे हाथ की सब्जी खाओगे तो उसे खाकर तो आप मुझे ही गालियां दोगे। इसलिए मैं आपके मुंह का टेस्ट नहीं बिगाड़ना चाहती माँ, इसलिए आप ही बना दो ये सब्जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुझे जैसा भी खाना बनाना आता है तो बना दे, वो खाना हम खुशी खुशी खा लेंगे। 2 दिन तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना, इतने भी नालायक लोग नहीं हैं हम। आखिर खाना तो अन्न ही है, फिर चाहे वो टेस्टी हो या ना हो, ऊपर से हम चटनी में डाल देंगे। तू बस पूरे मन से खाना बना। ठीक है माँ, बना लूंगी मैं, लेकिन बाद में अगर कुछ बिगड़ जाए तो मुझे कुछ भी मत बोलना। हाँ हाँ ठीक है, बना तू। अब रुचिता 2 दिनों तक बहुत काम करती है और उसी बीच में उसे अपनी सहेलियों का सोशल मीडिया स्टेटस दिखता है, जिसे देखकर उसे बहुत रोना आता है। शिट यार, मेरी सारी सहेलियां बीच पर घूमने गई हैं और एक मैं हूँ जो यहाँ पर काम वाली बाई की तरह झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। खैर, बस 2 दिनों की ही बात है, फिर उसके बाद तो भाभी आ जाएगी और तभी जाकर मुझे आराम मिलेगा। फिर अगली सुबह, अरे ये क्या, इतनी सुबह सुबह मुझे वसुंधरा बहन जी का मिस कॉल आया है। जरूर हालचाल पूछने के लिए ही किया होगा फोन। अभी वापस लगाती हूँ मैं। क्या? नो वे, अगर मेरी सास और माँ की बात हो गई तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। अब वसुंधरा और सुलोचना की बात ना हो
इसलिए रुचिता गिरने का नाटक करती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुलोचना फोन छोड़कर उसके पास चली जाती है। ये भगवान, अरे क्या हो गया तुझे? मेरे पैर में मोच आ गई माँ, बहुत दर्द कर रहा है। तू तो एक नंबर की निकम्मी लड़की है, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती तू। अब डांटो मत ना माँ, वैसे भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से आप मुझे कितना चिल्ला रही हो। हाँ तो क्या करूँ और? रुक जा, मैं बाम लेकर आती हूँ। इस तरह से रुचिता अपनी माँ का ध्यान भटकाने में सफल हो जाती है। फिर अगले दिन नेहा वापस लौट आती है और अब मोच आने के नाटक के कारण रुचिता को फिर से आराम करने का मौका मिलता है। ये लो रुचिता, ये काढ़ा पी लो, इसे पीने से तुम्हें आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच भाभी। और कैसी रही आपकी बहन की सगाई? अच्छी रही रुचिता, वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। सोच रही थी कि और 4 से 5 दिन रुक जाऊं। क्या? हाँ रुचिता, फिर तुम्हारे पैर में मोच आने की खबर मिली, इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे वापस आ गई। अब इस मोच वाले पैर में तुम कितना काम कर पाओगी? हाँ भाभी, सो तो है, अब मैं तो बस आराम ही करती रहूंगी, तो शायद तभी जाकर मेरा पैर ठीक होगा। मोच पैर में आई है, पूरे बदन में नहीं। और नेहा बहू, इसे हाथों हाथ जो भी काम हो दे दे वो। खाली बैठे रहने से अच्छा यही होगा कि ये कुछ काम करती रहे। सब्जी साफ करा इससे। वैसे भी तू अपने मायके से कितनी सारी सब्जियां लेकर आई है, और वो अगर ऐसी ही पड़ी रही तो वो खराब हो जाएगी। इसीलिए वो सब्जियां इसे साफ करने दे, तब तक हम बाकी का काम देखते हैं। अरे पर ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। तैयार रहो रुचिता, बेटे बेटे भी तुम्हें बहुत काम करना है। अरे यार, सोचा था कि मस्त मूवी देखूंगी, पर अब सब्जी साफ करनी पड़ेगी मुझे। पता नहीं ये दुख क्यों खत्म नहीं हो रहा। रुचिता के लिए मायके में रहना भी अब बहुत कठिन होने लगता है। वो जब भी आराम करना चाहती, तब उसके हाथ में कोई ना कोई काम आ जाता। फिर 2 दिनों के बाद, देख नेहा, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। 2 दिनों पहले मैं वसुंधरा बहन जी को कॉल करने जा रही थी कि उतने में रुचिता गिर पड़ी, और वो बात मेरे दिमाग से एकदम निकल गई। और अब जाकर याद आया है मुझे। एक काम करती हूँ, अभी कॉल कर देती हूँ मैं उन्हें। पता नहीं वो बेचारी क्या सोच रही होंगी कि इन्हें मेरा एक मिस कॉल भी दिखाई नहीं दिया क्या। जाने दो ना माँ जी, इतना मत सोचिए, क्योंकि वसुंधरा काकी बहुत समझदार है, इसीलिए वो समझ गई होगी। अब 2 दिन घर में कितने सारे काम थे, ऊपर से रुचिता का पैर भी ठीक नहीं था, और इन्हीं सब के टेंशन में आप वाकई में भूल गई। लेकिन अब तो याद आ गया ना, तो अब बात कर लीजिए। हाँ बहू, सही कहा तूने। फिर सुलोचना वसुंधरा को कॉल करती है, और वसुंधरा उसे बातों बातों में सब कह देती है जो उसे रुचिता ने कहा होता है। क्या? मेरे पेट में इन्फेक्शन? हाँ बहन जी, जब बहू ने मुझे आपके बारे में बताया, तब मेरा जी बड़ा घबराया। आशा करती हूँ कि आपकी सेहत में अब सुधार आया हो। जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ बहन जी। सुलोचना को अब सब समझ आता है। इसका मतलब ये है कि रुचिता ने ये सब कुछ नाटक किया है। अब तो ये गई काम से। रुचिता, रुचिता! चिल्लाते चिल्लाते सुलोचना रुचिता के कमरे में पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ माँ, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? हाँ माँ जी, ऐसा क्या हो गया है जो आप गुस्से से एकदम दब चुकी हो? खड़ी हो, मैंने कहा अभी की अभी खड़ी हो जा तू। लेकिन माँ, मेरे पैर में तो मोच आई है ना, इसलिए मैं खड़ी नहीं रह सकती माँ। झूठ, सरासर झूठ कह रही है तू। कोई मोच वोच नहीं आई है तेरे पैर में। मुझे सब पता है कि ये सब तूने एक नाटक किया है। हाँ मेरी कसम, ये सच है, और बता मुझे कि ये सब तू नाटक कर रही थी। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हो?
ड्रामा बंद कर और खा मेरी कसम। क्यों, डर गई क्या? और क्या लगा तुझे? तू इधर रहते हुए सबको उल्लू बनाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब मुझे सब पता चल चुका है कि तूने कैसे अपनी सास को और जमाईसा को झूठ कहा है कि मुझे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। अरे उसी कारण तूने उन्हें यहाँ आने से रोक दिया और कहा कि मुझे मेरी माँ की सेवा करनी है, इसलिए तू मायके में रुकना चाहती है। लेकिन माँ जी, ये सब आपको कैसे पता चला? अरे अभी अभी मेरी बात हुई है इसकी सास से। जब उस दिन मैं वसुंधरा बहन जी को कॉल करने जा रही थी, तभी इसने गिरने का नाटक किया ताकि मेरा ध्यान इसकी तरफ जाए। अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? यही परवरिश दी है क्या मैंने तुझे, नालायक कहीं की? अब रुचिता खड़े होकर वो सुलोचना से माफी मांगने लगती है। बाप रे, इसका मतलब वाकई में इसके पैर को कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ भाभी, ये सब एक नाटक है और आप दोनों मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे मेरे सास ससुर को इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं बुलाना था और ना ही गाँव जाकर उनकी सेवा करनी थी। मैं तो बस यहाँ पर रहकर आराम करना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये सब किया। अरे अगर तुझे इतना ही आराम करना था तो फिर तूने शादी की ही क्यों? रह जाती ना कुंवारी ही। अरे जब तू एक घर की बहू बनी है तो तुझे अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ेगी ना। तू उनसे कैसे भाग सकती है? कोई तो हमेशा से यही करती आई है और इसीलिए तेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन अब तुझे अपनी इस बुरी आदत को सुधारना ही होगा, तभी जाकर मैं तुझे माफ करूंगी। ठीक है माँ, आप जो भी बोलोगी मैं वो सब करूंगी। लेकिन प्लीज माँ, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मैं आप सबकी नजरों में गिर चुकी हूँ और मुझे अब अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है कि ये सब करके कुछ भी हाथ नहीं आता। इंसान को अगर जीना है तो उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेगी। उनसे बचकर वो कहीं नहीं भाग सकता। देख रुचिता, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे तहे दिल से माफ कर दूं, तो तुझे अपने सास ससुर को शहर बुलाकर जब तक वो तेरे यहाँ पर रहेंगे तब तक तुझे उनकी सेवा अच्छे से करनी होगी और इस कदर करनी होगी कि वसुंधरा बहन जी मुझे खुद आकर कहे कि बहू हो तो आपकी बेटी जैसी। क्या? हाँ, और अब ये तेरे ऊपर है कि तुझे क्या करना है। ठीक है माँ, मैं ये जरूर करूंगी और मैं सुधर कर आपका दिल जरूर जीतूंगी। ठीक है, तो फिर लगा उन्हें फोन और कल के कल ही तू उन्हें यहाँ पर बुला ले। लेकिन माँ, अभी तक तो यश आया भी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, तू तो है ना यहाँ पर, तो बुला उन्हें और लग जा उनकी सेवा में। ठीक है माँ, जैसा आपको हो। अब तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां खत्म रुचिता, अब लग जाओ काम पर। ऑल द बेस्ट। रुचिता अपने किए पर बहुत पछताती है और अब उसे ना चाहकर भी सास ससुर को बुलाकर उनकी सेवा करनी ही पड़ती है। बहू, आवाज ऊंची करके बात मत कर। तेरी नौकरी के कारण बहुत दिक्कतें आ रही है, इसलिए तू एक काम कर, अपनी नौकरी ही छोड़ दे ताकि तू घर के कामों पर ठीक से ध्यान दे पाए। क्या? हाँ बहू, अरे अर्नव तो कमाता ही है ना, तो उसके बाद भी तुझे कमाने की क्या जरूरत है? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? ये आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप जानती भी है मैं आपके बेटे से ज्यादा पैसे कमाती हूँ और मैं अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि काम करना मेरी पसंद है, जरूरत नहीं। और इस काम से मुझे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिसके कारण मैं अपनी जिंदगी में अच्छे से रह पाती हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, एक काम वाली बाई बुलाकर मैं उसके ऊपर इतने सारे पैसे जाया क्यों करूं? घर में कितने सारे लोग हैं, सभी मिलकर साफ सफाई कर सकते हैं ना, उतनी ही पैसों की भी बचत होगी। अरे इतनी बचत करके करना क्या है आपको? मैं कमा रही हूँ, अर्नव कमा रहा है, पापा जी की भी पेंशन आ रही है। और कितना पैसा चाहिए आपको माँ जी? आपका कोई ताजमहल बनने का इरादा है क्या?
और अगर आपको काम करने की इतनी ही पड़ी है तो अपनी बेटी से ही काम करवा लो ना। आप और आपकी बेटी को क्या काम होता है? दोनों माँ बेटी मिलकर मस्त मजे से सफाई करो। क्या? फिर मिष्का वहां से मुंह फुलाकर चली जाती है और उसका ये रूप देखकर उज्ज्वला एकदम हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक दिन जब मिष्का का वर्क फ्रॉम होम होता है तभी, अरे हाँ रोली बेटा, वो वाला कपड़ा दे, उसी से पोंछना है ये टेबल। अरे माँ जल्दी कीजिए ना, हमें दूसरे कमरे की भी सफाई आज ही निपटानी है। अरे भाई, मैं कब से कह रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले नहीं बल्कि जानी दुश्मन है। एक तो ऑफिस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए मुझे ना चाहकर भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, और ऊपर से ये इन लोगों की नौटंकी। अभी बताती हूँ इन सबको। फिर मिष्का गुस्से में बाहर आकर सबको खूब सुनाने लगती है। अरे ये सब आपका क्या चल रहा है? आपको पता है कि मैं घर पर ही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काम बंद पड़ा हुआ है। 2 दिन में वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को तो इसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। घर को तो मच्छी मार्केट बना के रख दिया है। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे क्या गलत कहा मैंने? और आप लोग भी तरीके से पेश आओ ना। लेकिन नहीं, इस घर में सबके सब बेवकूफ है, सबकी अकल घास चढ़ने गई है। बहू, तेरी इतनी मजाल। हाँ माँ जी, अब मेरे मुंह मत लगो, और साफ सफाई करनी है तो शांति से करो, वरना करो ही मत। दिमाग की दही करके रखा है आपने। दिन ब दिन मिष्का की बढ़ती बदतमीजी को देखकर सभी घर वालों को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर एक रोज रोली मिष्का के पास आती है। अरे बाप रे, भाभी तो सो रही है। एक काम करती हूँ, भाभी का फोन लेकर जाती हूँ। अब उनसे पूछने के लिए उन्हें उठाना सही नहीं होगा। भाभी का फोन तो 2 लाख रुपए का है ना, तो इसकी कैमरा क्वालिटी एकदम अच्छी ही होगी, इसीलिए इसमें वीडियो शूट करने का मजा तो कुछ और ही होगा। फिर रोली मिष्का से बिना पूछे ही उसका फोन लेकर छत पर चली जाती है और अपनी वीडियो शूट करने लगती है। लेकिन उतने में अचानक से धक्का लगने के कारण रोली के हाथ से फोन छूट जाता है और वो सीधे नीचे गिरकर टूट जाता है। और जब मिष्का को इस बात का पता चलता है तब वो बहुत गुस्सा होती है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया रोली? तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। अरे पता भी है क्या, ये फोन पूरे 2 लाख रुपए का था। कभी देखे भी है कि 2 लाख रुपए? बेवकूफ कहीं की। सॉरी भाभी, मैं तो आपके फोन को बहुत ध्यान से ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे धक्का लगा और फोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया। अरे तुम्हारे एक सॉरी से क्या हो जाएगा? मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसका क्या भरकर दोगे क्या तुम? ये उतनी हैसियत तुम्हारी? बताओ ना। अरे जब किसी की औकात नहीं होती ना, तो इतने महंगे फोन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। नालायक कहीं की, फोन तोड़ दिया तुमने मेरा। अरे बहू, रोली सॉरी तो कह रही है ना, फिर भी तो उसे इतना बुरा भला क्यों बोल रही है? जो भी हुआ वो एक हादसा था, उसने जानबूझकर थोड़ी ना गिराया है तेरा फोन। अगर उसकी जगह ये कांड तुझसे हो जाता तो तब क्या करती तू? वही तो, जब देखो तब हमारी औकात निकालती रहती है। एक बहू होने के नाते तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। वाह क्या बात है, आप लोग तो अपनी बेटी को डांटने और फटकारने की जगह उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। अरे उसने कोई कांच का ग्लास या मिट्टी का घड़ा नहीं तोड़ा है, पूरे 2 लाख रुपए का फोन तोड़ा है उसने। और उस फोन को मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था, किसी ने मुझे फोकट में दिलाया नहीं था। मैं जो भी करती हूँ अपने दम पर करती हूँ। हाँ तो कर ना, और ये कोई तेरा आज का नहीं है। आजकल आए दिन तो बस हम तीनों को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, और हम भी कोई पागल नहीं है जो तेरा हर बार सुन के ले।
माना कि रोली से गलती हुई है तो उसने माफी भी मांगी, तो बात यहीं पर खत्म होती है। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? इसे भी डांटिए ना। अरे इसकी सबसे पहली गलती तो ये है कि इसने फोन लेने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। आप सबको तो बस मेरी बदतमीजियां ही दिख रही है, लेकिन अपनी बेटी की बेवकूफियां नहीं दिख रही। वो भी देखिए ना। हाँ मम्मी, मिष्का सही कह रही है। अरे एक फोन में ना जाने कितनी सारी चीजें रहती है, और रोली को भी समझना चाहिए था ना। उसे फोन लेने से पहले उसे पूछना चाहिए था। अर्नव, तू इसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि मिष्का सही है पापा, और रोली यहाँ पर गलत है। अरे एक फोन का ही तो नुकसान किया है ना, थोड़ी ना किसी का खून कर दिया है। इतना क्या नाटक है तेरा बहू? और अर्नव तू, ये लड़की हमारे पिछले कई दिनों से बेइज्जती करे जा रही है और तू इसी का साथ दे रहा है। लेकिन मम्मी, बात आपकी है और यहाँ पर गलत। बस बहुत हो गया अर्नव। आज पता चल गया कि बेटा बीवी के आने के बाद अपने माँ बाप को भूल ही जाता है। अब तू कुछ मत बोल, क्योंकि अब हम तीनों इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हाँ उज्ज्वला, रोली तुम और मैं अब गांव जाकर ही रहेंगे। ये रोज रोज के तमाशे हम नहीं झेल सकते। तुझे तेरी बीवी सही लगती है ना, तो इसी के साथ रह, लेकिन हम नहीं रह सकते। क्या? चल रोली, अपना सामान बांध। अरे जाओ जाओ, तुम लोग तो गांव में ही रहने के लायक हो। रुकिए मम्मी पापा। फिर गुस्से में आकर वो तीनों अपना सामान बांधकर चले जाते हैं और अर्नव कुछ भी नहीं कर पाता। और अब घर पर मिष्का और अर्नव ही रह जाते हैं। फिर जब मिष्का अपने मायके वालों को इन सब के बारे में बताती है, तभी अरे मिष्का बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे तमीज से बात करके भी तो झगड़ों को सुलझाया जा सकता था ना। लेकिन एक फोन के लिए तूने तो अपने रिश्तों को ही तोड़ दिया। एक बेटे को अपने परिवार से अलग करवा दिया तूने। देखिए पापा, मैंने अर्नव को उसके परिवार से अलग नहीं किया है। वो कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। आप लोगों में तो नहीं है, लेकिन उसमें उतनी समझ है। वो जानता है कि कौन सही है और कौन गलत। इसीलिए उसने मेरे लिए आवाज उठाई। और बस एक फोन की बात नहीं है पापा, पूरे 2 लाख रुपए की बात है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। ये लड़की कहीं भी टिकने के लायक है ही नहीं। जहां भी जाती है कलेश कर देती है। मैंने तुझसे कहा था ना जूही, इसका घमंड और गुस्सा कभी नहीं टूटेगा। अरे दी, 2 लाख रुपए तो आप फिर से कमा भी लोगी, लेकिन उन रिश्तों का क्या जो आपने खो दिए? वो आप फिर से कैसे जोड़ पाओगी? अरे मुझे जोड़ना होगा तब ना। अच्छा हुआ बोला टल गई। अब बस मैं और मेरा अर्नव। वैसे भी अर्नव के कारण ही मैं उसके परिवार के साथ अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। लेकिन और कितना अच्छी बनने का ढोंग करती मैं कोई बाकी लड़कियों की तरह बेचारी बनकर सब कुछ सुनने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अपनी बात रखनी अच्छे से आती है। अरे तो बात रखने का भी एक तरीका होता है। दूसरों को नीचा दिखाकर और बदतमीजी करके बात रखना, ये सरासर गलत है बेटा। सभी लोग उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन मिष्का किसी की भी नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन, अरे मिष्का, चलो ना, आज हम दोनों डिनर डेट पर चलते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ का खाना और माहौल तुम्हें बहुत पसंद आता है। बहुत दिन हो गए यार, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए वक्त निकाला ही नहीं, और तुम तो हर वक्त किसी ना किसी काम में ही रहती हो। नहीं अर्नव, मैं तुम्हारी तरह खाली फोकट नहीं बैठी हूँ। अरे तुम जानते हो ना, मैं तुमसे हायर पोजीशन पर हूँ। मुझ पर काफी सारी जिम्मेदारियां होती है, काफी सारे काम भी होते हैं। इसलिए मैं अब अगले 1 महीने तक तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ सकती। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है। ठीक है, तुम अपना काम ही करती रहो। अरे मेरे बारे में कुछ पड़ी है क्या तुम्हें? हाँ हाँ, नहीं पड़ी। जाओ, गुस्सा होना है तो हो जा। मैं कोई तुम्हें मनाती नहीं बैठने वाली। अरे इतना समय भी नहीं है मेरे पास। इस तरह से अब मिष्का
अर्नव को भी वक्त नहीं देती और बस ऑफिस के कामों में ही उलझी रहती है। वो ना तो उसे ठीक से खाना देती है और ना ही घर की साफ सफाई करती है और उन दोनों में रोज के झगड़े होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में ना जाने वो बेवकूफ लड़की मेरे बेटे का ठीक से ख्याल रखती होगी भी या नहीं। मुझे तो हर पल अपने बेटे की चिंता सताती रहती है। नाम मत लो उसका उज्ज्वला। अरे क्यों चिंता करनी उसकी? उसने अपनी बीवी का पक्ष लिया। अरे उसने एक पल के लिए भी अपने बहन या माता पिता के बारे में सोचा तक नहीं। इसीलिए तुम अपनी ममता को मार दो और भूल जाओ कि हमारा कोई बेटा भी है। फिर एक रोज सच में परिवार के होने से घर में कितनी रौनक होती है। तुम तो घर में रुकती ही कहाँ हो? पता नहीं वहां गांव में माँ पापा और रोली कैसे रह रहे होंगे। अरे उन्होंने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया, सीधा कट कर दिया। अरे तुम क्या पागल हो गए हो क्या? क्यों बार बार उन लोगों के बारे में बात करते रहते हो? अगर उन लोगों को तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र होती तो वो यहाँ पर रुक जाते, लेकिन वो तीनों के तीनों बेअक्ल हैं। बस करो मिश्का। अरे तुम्हें हो क्या गया है? शादी के पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हाँ अर्नव, मैंने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की। हर बार गुस्सा छोड़कर सबके साथ प्यार से रही, लेकिन मेरा सब्र का बांध टूट ही गया। अरे तुम्हारे परिवार वालों को तो मेरे काम और पैसों की कुछ भी नहीं पड़ी है। वो लोग तो बस मेरे नाक में दम करने का ही काम करते हैं। तो मैं और क्या करती भला? मैं समझ सकता हूँ मिश्का, इसीलिए मैंने रोली की जगह तुम्हारा साथ दिया। लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे वक्त नहीं देती हो, अपनी ही दुनिया में रहती हो। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो फिर मैं क्या दिन रात तुम्हारी सेवा करती बैठूं क्या? ऐसे नहीं हो पाएगा। मुझे 100 काम होते हैं। तुम्हें क्या है? तुम तो अपने करियर में जिस मुकाम पर हो वहां पर बहुत खुश हो, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह नहीं रहना है। मुझे आगे बढ़ना है। क्या? मैं तो तुमसे ठीक से बात कर रहा हूं, लेकिन अब तुम ही देखो कैसे बात कर रही हो मुझसे। ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ना है ना, बढ़ो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। बस बहुत हुआ। तुम खुद को बहुत बड़ी समझती हो ना, समझती रहो। इतना कहकर अर्नव मिश्का को छोड़कर वहां से चला जाता है और मिश्का को लगता है कि वो 2 से 3 दिन बाद गुस्सा शांत होने पर वापस घर पर लौट आएगा, लेकिन वो उसका फोन भी नहीं उठाता। और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाने पर वो बहुत घबरा जाती है। क्या? आज ही माँ पापा, अर्नव भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वापस उसे मेरे पास लेकर आओ ना। जिस बात का डर था वही हुआ। अरे इसीलिए मैं तुझे शुरुआत से समझाती आ रही हूँ कि छोड़ दे ये घमंड करना। अंत में कुछ भी नहीं बचेगा तेरे पास। और वही हुआ। हाँ दी, आपको अपने आप में सुधार लाना चाहिए था। जहां गलत है वहां पर आप बोलिए ना, लेकिन सही तरीके से। आपने हमेशा हर बात को गलत तरीके से ही बोला है। अरे आपकी कड़वी बातों से ना जाने कितनों का दिल दुखा होगा। और किसी का भी दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है दी। अरे जिस काम और पैसों का तुझे इतना गुरूर है, क्या फायदा ऐसे पैसों का जब उसका वापर करने के लिए और अपनी खुशियां बांटने के लिए तेरे पास अपना परिवार ही ना हो। असली खुशी पैसों से नहीं होती बेटा, बल्कि वो तो अपने परिवार से होती है। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। ये सब मेरे घमंड के कारण ही हुआ है। अगर मैं अपने काम को महत्व ना देकर अपने परिवार को महत्व देती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। मुझे आप सब भी माफ कर दीजिए। और अब मैं उन लोगों से भी माफी मांगने जा रही हूँ। और शुक्रिया मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए। मिश्का अर्नव का पता लगाकर वो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मिश्का, प्लीज हाथ मत जोड़ो। अरे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम कभी गलत नहीं थी, बस तुम्हारे बात करने का तरीका गलत था। वैसे तुम दिल की बहुत अच्छी हो।
मुझे माफ करने के लिए बहुत शुक्रिया अर्नब। मैं अब गाँव भी जाऊंगी और माँ पापा और रोली से माफी मांगूंगी। तब तक माफी मांगूंगी जब तक वो लोग मान नहीं जाते, क्योंकि मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ अर्नब। फिर गांव जाकर मिश्का तहे दिल से सबसे माफी मांगती है और वो लोग भी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ आकर खुशी से रहने लगता है।